हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्या पाठशाला पर। मैं हूं अमित, आपके लिए एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मूल अधिकार का पार्ट 2 जो कल आपको दिया था, पार्ट 1 उसका भी थोड़ा सा भाग रह गया था जो आपको करवाना था, वो पार्ट 2 के वीडियो के साथ आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये आपका पार्ट 2 हो गया, ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक, इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी अगर है तो आप कृपया करके मुझे कमेंट कर दें। मैं कमेंट में जवाब दूंगा या फिर भी अलग से वीडियो बना के भी आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सिलेबस आपको पूरा करवा रहा हूं। इससे बेहतरीन मैंने खुद ही यूट्यूब पे सर्च करके देखा है कि कोई भी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोई नहीं करवा रहा, ये मैं करवा रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, बस आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो तैयारी करें उनके साथ शेयर कीजिए। उनको पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, बताइए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस जो है वो लागू की जा सकती है, दायर की जा सकती है। ठीक है, ये आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संविधान का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? केशवानंद भारती 1973। ये बहुत बड़ा केस था, इसमें बहुत सारे चेंजमेंट हुए थे संविधान में। ये केशवानंद भारती ने पूरा संविधान पलट के रख दिया, ये समझ लीजिए। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर आपका कौन सा वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा ये किया गया था कि जो हमारी प्रॉपर्टी, पहले अधिकार था कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, कोई और ले नहीं सकता, सरकार भी नहीं ले सकती। अब क्या इसको क्या कर दिया, वैधानिक अधिकार कर दिया। वैधानिक अधिकार का मतलब आप सरकार चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन सकती है। ठीक है, उसके बाद देख लिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किसका अधिकार है? अब वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार क्या है, इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आपका ये भी है, वैधानिक अधिकार है। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 15(6) और 16(6). ठीक है, जो आपका EWS का आपको मिला है ना कोटा, जो जनरल कैटेगरी से है, वो 15(6) और 16(6) के अंतर्गत आपको दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये आपका मूल अधिकार है, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जो है वो आपका कभी सीमित नहीं किया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता है, चाहे आपकी इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जिस समय आपका 1978 में यह किया गया था कि संपत्ति को वैधानिक बना दिया गया था, और वहीं पे आप 1976 में क्या किया गया था? बंधुआ मजदूर के लिए उन्मूलन अधिनियम बनाया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन कौन सम्मिलित है? तो हिंदू शब्द जो है उसमें कौन कौन सम्मिलित है? बौद्ध, जैन और सिख। देखिए, भारत के संविधान में बौद्ध, जैन और सिख के लिए अलग से कुछ नहीं है, वो हिंदू में ही गिने जाते हैं। तो हिंदू शब्द जो है वो बौद्ध, सिख, जैन, ये सब के सब हिंदू में ही आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सब अलग अलग लिखते हैं, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देख लेते हैं संवैधानिक उपबंध जो कि भारतीय नागरिकों को कौन से मिले हैं और विदेशी नागरिक जो हैं उन्हें जो है मूल अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार हमने इस तरफ लिखे हैं और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार इस तरफ लिखे हैं। तो ये टेबल के माध्यम से आपको सेपरेट करके मैंने बता दिया, अलग अलग आप आराम से याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला है भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार, उनकी पहले बात करते हैं। देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर अगर कोई विभेद करता है, ठीक है, तो इसके लिए प्रतिषेध है, यानी कि अनुच्छेद 15 में आपको प्रतिषेध दिया गया है कि आपको इस आधार पर कोई आपको विभेद नहीं कर सकता। आप किसी भी जाति, मूल वंश या धर्म या लिंग के हैं, आपके साथ कोई भी विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, बराबर आपको आंका जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता
अनुच्छेद 16 में दी गई है, भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ और सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दे रखी है। यानी कि आपको खुल के बोलने की आज़ादी, आपको शांतिपूर्ण तरीके से कोई सम्मेलन करना है, शस्त्र रहित, तो उसमें कोई हथियार लेके ना जाए, ठीक है। संघ बनाना है, कोई सरकारी समिति बनानी है, इसके लिए आपको आज़ादी कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण, हितों का संरक्षण किसमें? आपका अनुच्छेद 29। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उस टाइम उन लोगों को एक अधिकार दिया गया था जिसमें वो अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापना भी कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट यानी प्रशासन भी कर सकते थे। ये अनुच्छेद 30 के अनुसार आपको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। विधि के समक्ष क्षमता और विधियों को समान संरक्षण अनुच्छेद 14, मतलब भारतीय नागरिकों को भी ये प्राप्त है और साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को भी ये आपके जो आपके आ जाते हैं ये वाले अधिकार जो प्राप्त हैं, ठीक है। तो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण ये दोनों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों को। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, ये भी दोनों को प्राप्त है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, ठीक है। उसके बाद आपका है धर्म और संस्कृति के स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ये आपके अनुच्छेद हो जाते हैं जो कि आपको विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों को मिलते हैं। ये वाले केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं मूल अधिकार और अनुच्छेद। देखिए हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार टोटल हमें दिए गए थे, तो ये आपको 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं उससे संबंधित अनुच्छेद मैंने एक लिस्ट बना दी है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए समता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर बात करें तो 23-24 है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक आपको मिल जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अनुच्छेद हैं वो 29 और 30 हैं। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 19 जो है उसके अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, तो उन सबकी हम बात कर लेते हैं। एक लिस्ट ये भी दे दी मैंने क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। इसमें हमें सिर्फ इतना ही पता होता अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ और भी बहुत सारी आजादी इसी के अंतर्गत आपको दी गई है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19(1)(a) के अंतर्गत आपको दे रखा है, ठीक है। अभिव्यक्ति की आजादी 19(1)(a) के अंतर्गत, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की आजादी भी इसी में है, ये 19(1)(b) के अंतर्गत आपको दी गई है। साथ ही साथ संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है 19(1)(c) में आपको दे रखा है। उसके बाद आप बात करेंगे तो राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, यानी कि भारत राज्य में कहीं भी अपनी मर्जी से कैसे भी घूमा जा सकता है, ये 19(1)(d) के अंतर्गत आ जाता है आपका, ठीक। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार जो है वो 19(1)(e) के अंतर्गत आ जाते हैं, वो भी इसी में आता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कोई वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय करने का, जो व्यापार करने का जो अधिकार है, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ भारत के, वहां निर्बाध रूप से आराम से आप क्या कर सकते हैं, व्यापार या आजीविका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। 19(1)(g) के अंतर्गत आपको 19 में ही दे रखा है, यानी कि अनुच्छेद 19 में ही दे रखा है। तो अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के अकेले 6 अधिकार हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी इसके अंतर्गत नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मूल अधिकार जो चैप्टर है वो खत्म होता है। मूल अधिकार के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे डीपीएसपी पे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता की।